नमस्कार छात्रों, मैं विवेकानंद झा फिर से आप लोगों के साथ उपस्थित हूं। आपके अपने चैनल द ग्रेट लर्निंग पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। सीटेट की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हम आज फिर से हिंदी गद्य पद्य और शिक्षण को लेकर के आपसे समक्ष उपस्थित हूं। इससे पहले जो मैंने पद्य और शिक्षण दिया था काफी आप लोगों के द्वारा सराहा गया, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। बहुत सारे लोगों ने देखा, पर एक शिकायत है आप लोगों से कि जब देखते हैं अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते जाएंगे। और जैसा कि आप लोग मेरे टीचिंग एबिलिटी को देख चुके हैं कि मैं लगातार YouTube पे जरूर नया हो सकता हूं, लेकिन मैं नया टीचर नहीं हूं। मेरे अनुभव का फायदा उठाइए, मैं बहुत अधिक मदद करूंगा। मेरे कितने ही छात्र 130, 35, 40 नंबर तक लेकर के आए हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं छात्र संख्या मेरे ऑफलाइन कोचिंग में। तो आप लोग थोड़ा सा साथ दीजिए और मैं आप लोग की पूरी तैयारी पूरे नवंबर भर में करवा दूंगा। पक्का कमजोर से कमजोर छात्र जरूर पास कर जाइएगा। सभी विषयों की तैयारी मेरी इस तरह से होगी, यह मेरा आप लोग के साथ वादा है। और आप देखिए तो देखिए, आज थोड़ा सा क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है जो एक पूरा सेट बनता है। उस दिन मैंने कहा था आप लोगों से कि अगर मैं जिक्र करूं तो हिंदी 30 मार्क्स का पूछा जाता है और 30 मार्क्स में 30 नंबर 9, 6 और 15। तो आज मैंने यही कॉम्बिनेशन बनाया आप लोगों के लिए, एक से एक चुनिंदा क्वेश्चंस लाए। देखिए, मैं कह नहीं सकता इतने दावे के साथ, लेकिन एक चीज तो मैं कहूंगा, कतिपय बार ऐसा हुआ है कि मैं जो पद्यांश पढ़ा करके बच्चों को यहां से भेजा एग्जामिनेशन में, वो हूबहू पूछ दिया। अब क्वेश्चन की गारंटी नहीं करूंगा, पद्यांश समझ गए, अब उसका भावार्थ मेरी समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन होगा, कैसा भी क्वेश्चन होगा, उसका हम लोग हल करेंगे। तो यही है कि पद्यांश में समझाकर भेजा, वो पद्यांश एग्जाम में आ गया। तो लगातार मैं करवाता हूं, 10, 15, 20 जितना हो सकेगा मैं पद्यांश आप लोगों को करवाऊंगा। आपका आधा घंटा का समय जाता है, ज्ञानवर्धन होता है, देख लिया कीजिए, मेरा भी उत्साहवर्धन होता है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए, तो हम आपका समय जाया नहीं करेंगे। हम आते हैं विषय वस्तु पर। तो यहां 9 नंबर, 6 नंबर और 15 नंबर, इन तीनों कॉम्बिनेशन को मैं आगे लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। तो पहले, सबसे पहले हम जो बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वो करेंगे पद्यांश की। मैं देखा नहीं था इसलिए पहले किया नहीं, पीपीटी आया, लगातार मेहनत है हमारी। अब देखिए, पद्यांश से आप जानते हैं कि 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। सारी मेहनत आपके लिए है। तो आज सबसे पहले मैं पद्यांश को लेकर के आप लोग के सामने आया है। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही और उपयुक्त उत्तर वाले चुनिए। अब यहां पर देखिए, मैंने नंबर लिखा है आपका 91 से 96। आप जानते हैं कि अगर हिंदी हमारा फर्स्ट लैंग्वेज है तो 91 से शुरू होकर के वो 120 तक जाता है। अगर आप सीटेट के एग्जाम में इससे पहले बैठ चुके हैं तो आपको अनुभव होगा कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, भाषा 1 और भाषा 2, भाषा 1 की शुरुआत 91 नंबर प्रश्न से होता है और भाषा 2 की शुरुआत 121 नंबर प्रश्न से होता है। तो जो गद्यांश और पद्यांश दोनों की चर्चा है वो भाषा 1 में आता है, इसलिए मैंने इसका नंबरिंग जो शुरुआत की है वो 91 नंबर से शुरू की है। पहले तो हम इस पद्यांश को पढ़ेंगे, पद्यांश को पढ़ने के बाद इस पर आधारित क्वेश्चंस को देखेंगे। अब आइए, तो यहां हम देखते हैं, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरिता गिरी कहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर वनवाग सुंदर मिलेंगे। पूर्व चलने के बटोही, ये कविता द्व्यर्थी है। द्व्यर्थी क्या कहिएगा, इसका एक साथ हम दो अर्थों को निकाल सकते हैं, लेकिन उतने पर में हमें नहीं जाना है। यहां पर मैं किसी यात्री, जीवन भी एक यात्रा है बच्चों, तो जीवन यात्रा को भी संबोधित करके कवि ने लिखा है और किसी सामान्य यात्रा को भी संबोधित करके लिखा है। आज हमारे एरोप्लेन की यात्राएं हैं, अच्छी अच्छी लग्जरी गाड़ियां हैं जिसमें बैठ करके हम निकल जाएंगे।
लेकिन आज से कुछ दिन पहले जब ये कविताएं लिखी गई, इस तरह की बातें नहीं थी। स्वयं से चलना होता था, रास्ता बनाना होता, और ये जीवन तो पूर्णतया अनिश्चित। मैं दो अर्थों में इसको लेकर के चल रहा हूं। देखिए, पूर्व चलने के बटोही, चलने से पहले कहते हैं यात्रिक से, कहते हैं कवि कि चलने के पहले बटोही, बटोही मतलब क्या होता है? यात्री। बट मतलब होता है रास्ता, बट मतलब क्या होता है? रास्ता, और बट शब्द से बना है बटोही। तो पूर्व चलने के बटोही कहते हैं, ए यात्री, चलने से पहले बाट की पहचान कर ले, रास्ता की पहचान कर लो कि किस रास्ते पर चल रहे हो तुम। है अनिश्चित किस जगह पर। अब जिस यात्रा में तुम चले हो, कहीं भी निश्चितता नहीं है, हर जगह अनिश्चितताएं। हम यहां से अगले पल क्या होने वाला है मेरे साथ, क्या ये निश्चित है? इस जीवन की दिशा बिल्कुल अनिश्चित है। फिर भी लोग मस्त होकर कहते हैं कि मैं कल ये करूंगा, परसों ये करूंगा। एक उम्मीद है कि हम जिंदा रहेंगे, लेकिन कल किसी ने देखा नहीं है। सरित गिरिगहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर। शरित मतलब नदी मिलेंगे, पर्वत मिलेंगे, गड्ढाएं मिलेंगी, है अनिश्चित किस जगह पर। बाग वन सुंदर मिलेंगे, यह भी अनिश्चित है कि किस जगह पर बगीचे मिलेंगे, वन मिलेंगे, यानी बाग वन सुंदर मिलेंगे, बगीचे और वन सुंदर मिलेंगे जहां आपको आराम की जगह मिलेगी। तो इस तरह से हमारे जीवन में सब कुछ अनिश्चित है, इनको समझते जाइएगा। इसलिए कि इस पर में क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आप जानते हैं, उन क्वेश्चंस को हल करेंगे, उस समय डिस्कस करेंगे हम। तो पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर। सरित गिरिगहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर। बाग वन सुंदर मिलेंगे। यहां तक मैंने इसको क्लियर किया। अब आइए आगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी है अनिश्चित। कहां जाकर, ये जीवन से संदर्भित ही कविता है, पर इसको दूसरे अर्थ में हम लेते हैं कि यह अनिश्चित है कि कब हम मर जाएंगे, ये भी हम नहीं जानते। बस यात्रा करते जाना है। जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जहां सुख मिलेंगे, कुछ ऐसे क्षण आएंगे जहां हमें दुखों को झेलना होगा। कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी वाहवाही मिलेगी, कभी बदनामी मिलेगी। तो इसलिए कवि कहते हैं कि चलने से पहले अपने रास्ते की पहचान कर लो, अर्थात हम जिस किसी काम को कर रहे हैं, उस काम को करने से पहले उसके परिणाम की चिंता कर लें कि इससे क्या परिणाम हमें मिलने वाला है अनिश्चित कब सुमन कब तक। है अनिश्चित कब सुमन, सुमन का अर्थ क्या होता है? फूल। सुमन मतलब क्या होता है? फूल। कब फूल मिलेंगे और कब कंटकों के सर मिलेंगे, यानी कांटों का ऊपरी भाग जिस पर आपको चलना होगा। यानी जीवन का सुख हो गया फूल का परिचायक, और जीवन का दुख हो गया किसका? कांटों के सर का परिचायक। कौन सहसा छू जाएंगे मिलेंगे, कौन सहसा आ परे कुछ भी रुकेगा ना, तू ऐसी आन कर ले। कौन सहसा छू जाएगा, कौन हमें अच्छा लग जाएगा, कौन अपनापन दर्शा जाएगा। मिलेगा कौन सहसा, इस जीवन में अनिश्चितता में कौन कब मिल जाए, कौन कब बिछुड़ जाए, इसका भी जानकारी हमारे पास नहीं है। सब कुछ अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। ये संसार में जब हम जिए जा रहे हैं, सब कुछ अनिश्चितताओं में। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, इसलिए चलने से पहले अपने रास्ते की पहचान करना एकदम अनिवार्य है। अब आइए अगले की ओर चलते। क्वेश्चन आ गया आपका, चलिए क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं हम लोग। अब भावार्थ आप लोग समझ चुके हैं, ज्यादा समय जाया नहीं करेंगे हम। कविता की पंक्तियों, क्वेश्चन को देखिए आप लोग पहले, और उसके बाद मैं पढ़ रहा हूं, आंसर की ओर चलिएगा। कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? अब यहां देखिए, कठिनाइयों की ओर, सुखों की ओर, अनिश्चितता की ओर, साहस की ओर। तो मेरे ख्याल से हमने जो अभी भावार्थ समझाया, उसमें एक लाइन मैंने जोड़ा था कि जीवन में सब कुछ अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। कभी हमेशा हर पंक्ति में इस चीज का जिक्र किए हैं। तो कठिनाई, सिर्फ कठिनाइयों की चर्चा तो हुई नहीं है। क्यों? कभी सुख भी मिलेगा, कभी दुख भी मिलेगा।
कभी सुमन भी मिलेगा, कभी कंटकों का सर भी मिलेगा। तो सिर्फ कठिनाई नहीं और सिर्फ सुख भी नहीं हो सकता है, ये दोनों नहीं होता है, सिर्फ साहस की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर के आपका जवाब क्या होता है? अनिश्चितताओं की ओर। दैट्स क्लियर। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, भाई क्या कहें हम आपसे। इतना बुरा पढ़ाते हैं कि आपको कमेंट लिखने में भी, शेयर लिखने में भी प्रॉब्लम होती है, ये समझ में नहीं आता है। तो अभी लिखिए ना, मेरे पास बहुत तरीके हैं, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यार हिंदी से मैंने मास्टर डिग्री ले रखी, आप समझते नहीं है क्या क्या। आइए अगले की ओर। कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? तो कविता का भावार्थ समझाने वक्त ही हमने कहा था आपसे, सुमन का अर्थ क्या होता है? फूल। लेकिन फूल किसका परिचायक है? सुख का। और कंटक मतलब कांटा, कांटा किसका परिचायक है? दुख का। तो बिना देखे हम कह सकते हैं कि सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक है। इसका अर्थ पूछता तो फूल और कांटा हम दे सकते थे, लेकिन यहां पर सुमन और कंटक किस भाव का परिचायक है ये पूछ रहा है। तो इसका भाव क्या है? क्या है भाई? सुख और दुख। इसका भाव क्या हो गया? सुख और दुख। क्लियर? अब कहिएगा क्या यही क्वेश्चन पूछेगा जो आप इतना मतलब हमको यही क्वेश्चन समझा रहे हैं? जी नहीं, ये कोई माइकल लाल गारंटी नहीं दे सकता कि मैं ये दे रहा हूं, या देने वाले कौन होंगे मुझे नहीं पता। मैं मुझसे तो संभव नहीं है कि ये क्वेश्चन मैं कह दूंगा यही पूछेगा। एज ए टाइप पूछना तय, और मैं जिस टाइप से क्वेश्चन जैसे आपको समझा रहा हूं अगर इस टाइप से बनाएंगे तो हमारे कतिपय छात्र ने 29-30 ये मार्क्स हिंदी में लाए, आप भी लाएंगे, ये मेरा वादा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? तो कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे? हर स्थिति में साहस दिखाने की, पर्वतों को देखकर न डरने की, गहरी नदियों से न डरने की, हर स्थिति में आगे बढ़ने की। तो देखिए, हर स्थिति में साहस दिखाने की चर्चा तो कविता में कहीं हुई नहीं है। पर्वतों को देखकर न डरने की सलाह भी कवि ने नहीं दिया है। गहरी नदियों में जाने, कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है। कविता का पूरा भावार्थ लिया, सिर्फ अनिश्चितता की ओर कवि ने जिक्र किया है कि जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है। यहां तक उन्होंने कहा ये जीवन भी निश्चित नहीं है कि ये यात्रा कब तक चलेगी, ऐसा भी कुछ निर्धारित नहीं है। इसीलिए हर पल आप आगे की ओर बढ़ते रहिए, आगे की ओर बढ़ते रहिए, मंजिल मिलती जाएगी। तो हम इसका जवाब 4 नंबर लेकर के चलेंगे कि कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति की किस बात की प्रेरणा दे रहा है? हर स्थिति में आगे बढ़ने की। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें। ये सारे आसान से क्वेश्चन हमें लगते हैं, अब आपको या जिनके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए होंगे, मैं ये कहना भूल गया कि ये पूछे गए सीटेट के द्वारा क्वेश्चंस हैं, कुछ नए भी हैं। ये पद्यांश खास तौर से पूछा गया है, शायद 2018 या 19 में पूछा गया है। उस समय उनको कठिन जरूर लग रहा होगा, लेकिन अब तो बड़ा ही आसान आपको भी लगेगा, हमें भी लगेगा, पर हम समझा रहे हैं, उसको समझते चलिए। इस जीवन के यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है भाई, सब कुछ निश्चित है नहीं, सब और मुश्किलें नहीं, सब और सुख है नहीं, कुछ भी निश्चित नहीं है। क्लियर है? ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है इसमें, हम पहले से इस पर लेक्चर बहुत सारा दे चुके हैं, अभी भी बताए थे। अगले क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में सरित का समानार्थी कौन सा है? उस दिन भी हमने आप लोगों के साथ जिक्र किया था। देखिए, समानार्थी एक तय होता है, हर क्वेश्चन में मैंने देखा है गद्यांश से अपद्यांश दोनों में से मिलाकर के एक समानार्थी पूछा जाता है। तो समानार्थी का थोड़ा स्टोर कीजिए, वैसे लगातार जुड़े रहिए साथ में। एक दिन मैं बहुत सारे संभावित शब्दों का समानार्थी का वीडियो लेकर के आऊंगा और बताऊंगा। तो यहां पर देखें, नीचे दिए शब्दों में सरित मतलब होता है क्या? सबसे पहले इसको देखिए, सरित मतलब होता है नदी। सरित मतलब क्या होता है? नदी। नदी का समानार्थी क्या क्या है? तटनी मतलब नदी होता है, जयमाला मतलब नदी होता है, नद मतलब भी नदी होता है। अब नदी का जब पुल्लिंग रूप है 3, सोन,
सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों को नद कहा जाता है भाई। इन तीनों को क्या कहा जाता है? नद कहा जाता है भाई मेरे। ये बड़ी नदियां हैं, इन्हें नद कहा जाता है। ये नदी नहीं है, सिंधु बहता है ना कि बहती है, ब्रह्मपुत्र बहता है, ये तीनों नद हैं। तो नदी सरित का पर्यायवाची नद भी होता है। प्रवाह मतलब होता है बहने का बेग। प्रवाह मतलब क्या होता है? बहने का बेग। तो नीचे दिए गए शब्दों में सरित का समानार्थी कौन सा नहीं है? तो मैंने पहले बताया आपको, तटनी है, जयमाल है, नद है, ये नहीं है, अर्थात आंसर आपका कौन सा हो गया? तो प्रवाह आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलें। नॉर्मल सा को देख करके जवाब दीजिएगा। अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? एक शब्द बनाते हैं आप लोग, अनिश्चितता। जिक्र था, अनिश्चितता, जिक्र था। पद्यांश को जब मैं पढ़ रहा था तो अनिश्चितता शब्द आया था। तो अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? तो अनिश्चिते नहीं होगा, अनिश्चिती कभी शब्द मिला है क्या? अब प्रत्यय का एक बार जिक्र कर देता हूं। बहुत मेरे भाई लोग, मेरे छात्र लोग नए होंगे तो प्रत्यय अगर ना समझते होंगे, प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। प्रत्यय क्या होता है? तो अंत में लगने वाला, अंत में लगने वाला प्रत्यय क्या है? अंत में लगने वाला शब्दांश। जैसे मैं कहता हूं दूध, और इसमें एक शब्द जोड़ते हैं बाला, ये जोड़ दिए, क्या शब्द बन गया? दूध वाला। इसमें पूछेगा आपसे कि दूध वाला में कौन सा प्रत्यय है? तो वाला। लू तेरा एक शब्द है, इसमें कहेगा कि कौन सा प्रत्यय है? तो एरा। कौन सा प्रत्यय है? लूट जोड़ एरा, इसमें कौन सा प्रत्यय आ गया? एरा। तो नॉर्मल सी बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि प्रत्यय किसे कहते हैं? तो किसी शब्द के अंत में लगकर शब्द के अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब यहां जो क्वेश्चन है प्रत्यय और उपसर्ग का, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है हिंदी ग्रामर के प्लेलिस्ट में, जाइएगा अपने चैनल के और हिंदी ग्रामर सेक्शन में आइएगा तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का वीडियो है। एक ही वीडियो में मैंने दोनों समझाया है, उसको एक बार देख लीजिएगा प्लीज। अगर दिक्कत तो नहीं आता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अब देखिए, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? तो अंत में हम जोड़ करके देखेंगे कि कौन सा शब्द लग सकता है। अगर डायरेक्टली हमको पता है कि अनिश्चितता होता है तो हम तो एक बार में आंख मूंद के कहेंगे ता होगा। अब अगर आपको इसको समझना है, कोई नया शब्द आ गया, कुछ भी आ गया, तो हम इसको बनाएंगे कैसे? तो इसको बनाने के लिए हमको करना क्या है कि अभी इन शब्दों को जोड़ करके हम इसमें देखते जाते हैं। अनिश्चितते कोई शब्द नहीं, अनिश्चिती कोई शब्द नहीं, अनिश्चिती ये वाला भी कोई शब्द नहीं, यानी शब्द कहां से बन रहा है? अनिश्चितता से। तो ये प्रत्यय आपका हो गया। अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? तो अनिश्चितता। 4 नंबर ठीक हो गया आपका। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। चलिए, विजयादशमी की शुभकामनाएं मैंने दी नहीं आप लोगों को। मुझे पता है कि आज बहुत जगह रावण को जलाया जाता है। वस्तुतः रावण को जलाने का अर्थ क्या है? हमारे अंदर की बुराइयों को जलाना। तो आज हम लोग आप एक मिलकर के संकल्प लेते हैं कि आज से इतनी मेहनत करेंगे कि सीटेट का कोई भी क्वेश्चन आए, कहीं से आए, 130-35 नंबर लेकर के पास करेंगे, 140 नंबर लेकर पास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब शिक्षण की ओर आते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है, अब प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी लेवल पे भाषा सिखाना है, आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो सबसे अधिक जरूरी क्या है? अब यहां पर देखिए, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान नहीं, भाषा शिक्षक वहां विद्वान टीचर की जरूरत नहीं है, वहां बाल मनोविज्ञान को समझकर बच्चों के अकॉर्डिंग प्रतिक्रिया करने की जरूरत है, जिससे कि बच्चे समझे, बच्चे को आराम महसूस हो और वो सीखे।
इसीलिए भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान बहुत अधिक जरूरी नहीं है। कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तक है, अब जब तक उसको पाठ्य पुस्तक का ज्ञान होगा तब ना वो पाठ्य पुस्तक की ओर जाएगा भाई। रंगीन है तो फोटो तो देखेगा, आकर्षण देगा, लेकिन पाठ्य पुस्तक का ज्ञान भी चाहिए। इसके लिए सबसे बेहतर चीज क्या होती है, कक्षा में लिखित आकलन की भी जरूरत नहीं है, वहां पर कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। अगर दीवालों पे हर जगह प्रिंटिंग कर दिया गया है तो बच्चे चहुं ओर देखेंगे और आपसे जिज्ञासा बस पूछेंगे, सर ये क्या है, सर ये क्या है, सर ये क्या है। तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, अधिकतर प्राइमरी मैडम लोग होती हैं तो वो समझाएंगी उनको, बच्चों को अपने वात्सल्य से युक्त होकर के, अपने भावों को वात्सल्य में पिरो करके वो बोलेंगी कि बाबू ये है, और बच्चों में जिज्ञासा बढ़ती जाएगी, वो पढ़ने की कोशिश करेगा, सीखने की कोशिश करेगा, उससे उसका भाषा ज्ञान डेवलप होता हुआ चला जाएगा। तो इसीलिए कब आप हमेशा याद रखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी हिंदी नहीं, अगर हिंदी को हम या गौन भी कर देते हैं तो प्राथमिक स्तर पर कोई भी भाषा सिखाने के लिए सबसे आवश्यक होता है उस भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। हमेशा इस बात को दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन की ओर आइए आप। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है। अब देखिए एक क्वेश्चन आया था एक बार, बच्चे किस प्रकार आपके विद्यालय में आते थे। कोई बच्चा स्लेट नहीं आता है, भाषाई दृष्टिकोण से कोई बच्चा स्लेट बनकर आपकी कक्षा में नहीं आता, क्योंकि परिवार में पहले भाषाएं बोली जाती, अनुकरण के माध्यम से उस भाषा को सीख चुका होता है। मातृभाषा का एक खजाना लेकर के आपके पास आता है बच्चा, सामान्यतः आपसे बोलचाल कर सकता है, अपनी बात को आप तक रख सकता है, आपकी बात को समझ सकता है। तो यहां पर यही समझाया गया है कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है बच्चों की बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, कभी नहीं। अगर उसमें त्रुटियां आए तो क्या आप सिखाइएगा नहीं, आप शिक्षक हैं। बच्चों की कमियों को दूर करना आपका काम है, पहले निदानात्मक शिक्षण फिर उपचारात्मक शिक्षण। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, देखते हैं बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। भाई ये नहीं होगा, हम यहां पढ़ने के बाद ही रोक दिए। देखिए सीटेट का एक बड़ा ही बेहतर फंडा है, कहेगा ट्रिक, बच्चे को संभाल लीजिए, सीटेट को संभाल लीजिए, बच्चा ही भगवान है। अब सीटेट नहीं, साइकोलॉजी में ही हमारी शिक्षा कैसे चल रही है, बाल केंद्रित शिक्षा। हमको करना क्या है, करना कुछ नहीं, बच्चों से करवाना है। जब वो करके सीखते हैं ना तो उनका ज्ञान क्या होता है, अस्थायी हो जाता है। दूसरी परिस्थिति में हमको पढ़ाना भी है बच्चों के रुचि के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार, तो बच्चे जल्दी सीखने की कोशिश करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या आता है, बच्चे के अकॉर्डिंग और उनके अनुभवों को प्रयोग में लाना। वो क्या जानते हैं उनको, और उनके ज्ञान को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। एज ए टीचर सुगम करता, शिक्षक क्या है, सुगम करता उसी चीज को। तो यहां पर जो हमारा जवाब है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है तो बच्चों के भाषाई अनुभव का हम उचित प्रयोग करें। बच्चों के भाषा अनुभव का क्या करेंगे, उचित प्रयोग करेंगे, जिससे कि उनका भाषा कौशल और बढ़ेगा और बढ़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? भाई आप ही बताइए। संज्ञानात्मक विकास ये जरूरी है, लेकिन सबसे अधिक जरूरी है ये जरूरी नहीं है। दृश्य सर्व सामग्री ये भी जरूरी है, लेकिन सबसे अधिक जरूरी है ये नहीं है। बाल साहित्य तब आएगा जब वो पढ़ने लायक हो जाएगा, पढ़ करके अर्थ समझने लायक हो जाएगा। लेकिन सामाजिक अंतःक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ कहां से वो भाषा सीखते हैं, पहली भाषा सीखता है परिवार से, माँ के द्वारा, जहां वो सामाजिक अंतःक्रिया ही करता है। बच्चा जब पैदा होता है तभी से भाषा सुनना शुरू कर देता है, और शुरू करता है, वो बोल नहीं पाता है, उसकी श्रवण शक्ति डेवलप नहीं होती है, उसका वोकल सिस्टम स्ट्रांग नहीं हुआ होता है, लेकिन वो अच्छे सुन करके मेमोरी पावर कमजोर होती है, शब्द याद नहीं रहता है, तो वो धीरे धीरे अपने शब्दों को एब्जॉर्ब करता जाता है, जो परिवेश में जो सुनता उन शब्दों को रखता जाता है, सामाजिक अंतःक्रिया शुरू कर देता है, और जैसे उसका ये सब सिस्टम डेवलप होता है वो बोलना शुरू कर देता है।
और बोलने लगता है। तो इसलिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो मानते हैं हम सामाजिक अंतःक्रिया। इसके बाद जैसे जैसे बढ़ेगा संज्ञानात्मक विकास होता जाएगा, जब भाषा की परिपक्वता आ जाएगी तभी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर सकेगा। क्यों? कुछ शब्द को जाने लेगा नहीं। भाषा में बेहतरी के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी टेलीविजन ही मान लीजिए एक दृश्य श्रव्य सामग्री, उसको देखेगा तो उसमें क्या बोला जा रहा है उसको समझेगा। जब उसकी भाषा कुछ हद तक ठीक होगी, सीधे डायरेक्ट वे में तो देखकर नहीं सीख सकता है। बाल साहित्य जब पढ़ने की एबिलिटी आ जाएगी तब उसको जरूरत होगा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? सामाजिक अंतःक्रिया। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो रही हो तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बड़ी मेहनत करते हैं भाई, आपके लिए करते हैं समय निकाल कर। आज आप लोग दशहरा की छुट्टी मना रहे होंगे, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। जैसे जैसे छुट्टी मिलती है मुझे भी, मैं आपके साथ खड़ा होता हूं कि एक वीडियो बना दूं, बच्चों को कुछ समझने का अवसर प्राप्त हो, जो कुछ हमसे लाभान्वित हो सके हो। तो मैं आपसे भी यही अपेक्षा रखूंगा थोड़ा सा, कि अगर मेरी भाषा अच्छी लग रही है, समझाने में कहीं त्रुटि है, कोई दिक्कत है, तो इससे मेरा मोटिवेशन होगा कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो उससे क्या होगा कि मेरे लिए थोड़ा सा मन में प्रसन्नता आएगी। मुझे लगेगा कि सब मुझे लाइक कर रहे हैं, तो लाइक कर रहे हैं तो और भी ज्यादा मैं वीडियो बनाऊंगा। अब अगले क्वेश्चन को देखिए आप। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि आप एक हिंदी भाषा के टीचर हैं, तो आपका क्या प्रयास होना चाहिए? अब ऑप्शन पर देखेंगे हम इसको, वैसे तो डिसाइड कर ही नहीं सकते। ऑप्शन पर आते हैं, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दें। बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को कक्षा में स्थान दें। बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने का भरपूर अवसर दें। भाई अब कोई कोई लोग कहते हैं कि बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स देने वाले और ट्रिक देने वाले सुरमा सब यूट्यूब पर मौजूद हैं। मैंने देखा उन लोगों ने कहा कि अवसर देना पॉजिटिव में है, बहुत अधिक जगह सही भी होता है, मैं उनको काट नहीं रहा। अब यहां लीजिए भाई, सब में अवसर देना ही है, क्या कीजिएगा बताइए? पहले क्वेश्चन को समझिए। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि एज ए हिंदी टीचर आपका क्या प्रयास होना चाहिए बच्चों के लिए। हम 1 to 5 के बच्चों पर बात कर रहे हैं, हम सीनियर सेक्शन में बात नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दें, सबसे बेस्ट पॉइंट है। लेकिन रुकते हैं हम, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, कभी नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं कि एनसीएफ, एनईपी पढ़ाएंगे सबको भी हम, अभी जो भी है ये सब किस पर जोर दिया, चाहे आरटी, ये सब हमको कहा है कि 1 to 5 में 1 से 5 तक में मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। एनईपी ने तो क्लास 8 तक की सिफारिश की है कि मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। 1 to 5 तक तो कंपलसरी कर दिया गया कि मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी, लेकिन 8 तक की सिफारिश की गई है मातृभाषा में। तो ये क्वेश्चन सीधा गलत है, ये पॉइंट कि बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को कक्षा में स्थान दें, ये बिल्कुल गलत है। बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दे। अब मानक भाषा ही प्रयोग करिए, मान लीजिए कि हमारी भाषा मैथिली है और मानक भाषा यहाँ की हिंदी है, तो मैं मैथिली तो कभी सीखूंगा ही नहीं, ये तो मातृभाषा का हनन हुआ। अगर बच्चे नहीं समझ पाए मानक भाषा को तो उनका पढ़ाई से मुंह भंग होता चला जाएगा, ये भी गलत है। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने का भरपूर अवसर दे। ये तो तब की बातें हैं जब पठन कला में वो निपुण हो जाएंगे, तब बाल साहित्य पढ़ेंगे, पढ़ करके अर्थ को समझने लगेंगे। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने का हम अवसर दें। दैट्स क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? अब कौन सा सवाल सबसे कमजोर है, देखते हैं सवाल को पढ़ करके।
केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों को लिखो। तो इसमें चिंतन का विकास हो रहा है भाई। एक बड़ा ही पॉइंट आता है चिंतन। अगर जिन जिन शब्दों में चिंतन, जिन जिन क्वेश्चंस में चिंतन आ रहा हो, सोचने का अधिक मौका मिल रहा हो, तो भाषा के आकलन में वो आपका उतना मदद करेगा और रचना शक्ति बच्चे की उतना बढ़ेगी। लेकिन जो डायरेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन हो उसको हम भाषा के संदर्भ में कमजोर क्वेश्चन मानते हैं। तब इन सबको पढ़ करके देखते हैं कि कौन सा कमजोर क्वेश्चन है, या इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। इसमें भी चिंतन आ रहा है। सोचेगी कि इला आएगी तो क्या क्या परेशानी हो सकती है। ऐसे अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। इसमें भी चिंतन और कार्यात्मक क्षमता बढ़ी। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या खरीदा आ गया। यह सबसे कमजोर क्वेश्चन हो गया। अगर ईदगाह कहानी सुन रखी है या पढ़ रखी है तो मेले में क्या खरीदा, तो चिमटा खरीदा था हामिद ने। उसे पहले से याद होगा भाई। एक लाइन में उसे सोचने की जरूरत ना पड़ेगी, डायरेक्ट कहेगा गुरुजी चिमटा। अब बोल दिया जब गुरुजी चिमटा, सोचा कुछ नहीं, जवाब निकला। तो यह सबसे कमजोर क्वेश्चन साबित होगा। अब कोई दिक्कत? चले दिक्कत होगी तो लाइक कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दिक्कत होगी तो शेयर थोड़ी कीजिएगा आप, ऐसे मैंने बोल दिया। उम्मीद रखता हूं कि आप करेंगे। मैं अपना काम कर रहा हूं, आप क्या करेंगे अपना काम वो आप जाने। मैं बार बार क्या कहूंगा आप, डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। तो भाई भाषा का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है क्या है? यहां अगर हम जिक्र करें तो सुनना भी भाषा का प्रकार है, अक्षर ज्ञान है भी नहीं भी है, लेखन भी भाषा का प्रकार है। 4 कौशल तो है ही। अब इनमें अगर हम देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण भाषा का कार्य क्या है? संप्रेषण। भाषा किसका माध्यम है? संप्रेषण का। भाषा की परिभाषा क्या होती है बताइए? भाषा संप्रेषण का माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव या विचार तो दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के भाव या विचार को समझते हैं। अब भाई संप्रेषण क्या हो गया? बातचीत। समझते हैं संप्रेषण का मतलब क्या हुआ? बातचीत। संप्रेषण का मतलब क्या हो गया? बातचीत, बातें करना। बातें करने का संप्रेषण। तो इसमें सुनना और बोलना दोनों आ जाएगा। इसीलिए डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है तो संप्रेषण। सबसे महत्वपूर्ण प्रकार क्या है? संप्रेषण। कोई डाउट नहीं हुआ होगा? अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन है? अब सुनने और यहां 2 चीजें, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने के लिए आपको दोनों का कुशलता का आकलन करना है कि बच्चा सुनता कैसा है और सुन करके याद कितना रखता है, लिखता कैसे। सुनने का मतलब क्या हो गया? सुन करके याद रखना और लिख करके समझाना। इन दोनों में कुशलता कितना अर्जित किया है। अब देखिए कविता सुनना और शब्द सह लिखना, इसमें एक ही आकलन आएगा, उसका सुनने के कौशल का विकास होगा। कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, इसमें भी एक ही टाइप का होगा सुनने का। सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, सुनी गई कहानी को शब्द सह लिखना। तो यहां पर मैं सुनी गई कहानी को शब्द सह लिखना पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तो राठू तोता का बात हो गया। सुनी गई कहानी को अपने शब्द में लिखना हमको सबसे ऑथेंटिक लग रहा है। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने के लिए कहानी सुना, उससे उसकी श्रवण शक्ति हो गया, उसको अपने वर्ड में चेंज करके वो जब लिखने लगा तो उसके लेखन कौशल का हमको पता चल गया। तो इसमें दोनों सुनना और लिखना दोनों कौशलों का हमको पता चल गया है। इसलिए इसका जवाब क्या होना चाहिए? 3 नंबर। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन। अरे आगे देखिए, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्य शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, वह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि। अब सार्थक एक नाम है जो पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है।
या भाषाई व्यवहार को दर्शाता है, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। बिल्कुल नहीं, बच्चा वो अगर बार बार पढ़ रहा है तो कोई ना कोई रीजन होगा, इस रीजन को जानने की कोशिश कीजिए, जो किस कारण वो बार बार पढ़ रहा है। वह अटक अटक कर पढ़ सकता है, नहीं ऐसा नहीं है। वो दोबारा तिबारा पढ़ रहा है, वो हकला नहीं रहा है, उसको कोई विकार नहीं है, लेकिन वो अटक अटक कर पढ़ सकता है, नहीं, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। ये एकदम ऑथेंटिक जवाब है। क्यों? तो जब भी वो रुक रुक कर पढ़ रहा है तो किसी शब्द का अर्थ उसके समझ में नहीं रहा है। हम ही लोग देखिए, नॉर्मल हर चीज के लिए आपको अपने बारे में भी सोचना होगा कि हम इस टाइम में क्या करते थे। कोई शब्द का अर्थ नहीं समझ में आता है आज भी, तो उसको क्या करते हैं, हम दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं, तिबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते ही नहीं करते? अगर नहीं करते तो आप अच्छे स्टूडेंट नहीं है, बिना समझे हुए निकल जाते। ये करना एक लाजमी है, समझ के साथ पढ़ना। जब हम कोई शब्द नहीं समझते हैं, कोई लाइन नहीं समझ में आता, मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आएगा, तो 2 बार 3 बार सोचेंगे तब पढ़ेंगे फिर से। तो वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर वह वाक्य शब्दों को पुनरावृत्ति करता है, दोहरा रहा है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। हमेशा ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बढ़िया से समझिए, मेरा साथ दीजिए, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर के मैं आपके लिए लाऊंगा। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। तो अब आपको भी उद्देश्य क्या नहीं है, हिंदी भाषा आकलन के उद्देश्य नहीं है बच्चों की भाषा प्रगति और अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। चल सकता है, वैसे है नहीं उद्देश्य। वो भी भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, ये उद्देश्य हो सकता है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, ये तो एकदम जरूरी है। बच्चों की भाषागत त्रुटि, चूंकि यहां पर में नहीं है, नेगेटिव आंसर है, हमको गलत आंसर ढूंढना है। बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, ये कभी नहीं हो सकता। बच्चों की कमी को नहीं पता लगाना है हमको, हमेशा त्रुटि ही नहीं ढूंढना है, तो बच्चे में ही ना भावना ग्रसित हो जाएगी। त्रुटि में भी पॉजिटिविटी ढूंढनी है हमको। बच्चे कभी गलत नहीं, हम एकदम ऑलवेज सही होते हैं, आप ये समझ के चलिए। बच्चे गलती करते भी हैं तो सही है वो हमेशा, ठीक। तब उनके कमी को हम कैसे संसाधन के रूप में परिणत करके उनको बेहतर ढंग से हम सिखा लें, ये चीज हमको ब्रेन में लेके चलना है, तब सीटेट आपका एकदम गारंटेड क्वालिफाई है। अगला क्वेश्चन आइए, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। अब प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण क्या होगा? छुट्टियां कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुति लेखन। किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन। भाई मुझे तो जहां तक पता है कि आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का उदाहरण है, तो छुट्टियां कैसे मनाई जाए, इस विषय पर बच्चे हमेशा कंफ्यूज्ड होते हैं। कभी सोचते हैं मैं वहां जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं खेलूंगा, मैं वो करूंगा, वो करूंगा। उनको लिखने के लिए कहिएगा, उनका दिमाग सेटल नहीं होगा, वो लिख नहीं पाएगा। मेरे सपनों का भारत, उसको क्या पता है कि भारत मेरे सपनों में कैसा आएगा? उसको तो पता है अपनी आवश्यकता है, जो है थोड़ा बहुत नॉलेज बढ़ भी गया तो बस अपने स्कूल तक सीमित रहा। वो लड़का ये करता है, वो लड़की ये करती है, वहां तक चला जाता है। सपनों के भारत से उसका क्या लेना देना है? जब ज्ञान बढ़ेगा तो ही अच्छा नागरिक होगा, लेकिन शुरुआत में तो कोई दिक्कत नहीं। पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन, इतर मतलब भी नहीं समझ पाएगा। पाठ्य पुस्तक से अलग कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, ये इससे भी कोई खास डेवलपमेंट इसमें होने वाला नहीं है। लेखन का यानी प्राथमिक स्तर उत्कृष्ट लेखन से कोई संबंध नहीं है इसका। हाँ, ये किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, ये बहुत अधिक। कोई कहेगा कि आज स्कूल आते वक्त तुमने क्या देखा रास्ते में, और जो देखा सब उसको याद है, हाँ फलाना चीज देखा, फलाना चीज देखा, और उसको कहेंगे लिखते जाओ, और फटाफट लिखने की कोशिश करेगा और लिख देगा। तो प्राथमिक स्तर होने के कारण सबसे बेस्ट उत्कृष्ट लेखन का उदाहरण आपका हो जाएगा बच्चों के लिए किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है।
अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है। ये बात बिल्कुल सही है भाई। नॉम चामस्की ने, एक मनोवैज्ञानिक थे चामस्की, इन्होंने इस चीज को कहा था, याद रखिएगा, नाम चामस्की। बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिएगा। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, गलत। ये होती है तो नहीं होती है तो नहीं, होगा ही नहीं। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते, गलत। अपने परिवेश से भी जो विद्यालय कभी नहीं आए वो फराटेदार अंग्रेजी बोल लेते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से भाषा सीखते हैं, तो संचार माध्यम का प्रयोग जो नहीं करता वो भी भाषा सीखता है। ये दोनों ही लगा दिया तो जो केवल संचार माध्यम से तो सीखेगा नहीं, एक मददगार है। तो इसमें कुल मिलाकर के मेरे ख्याल से आप लोग बताइए, मैं तो 1 नंबर के साथ चलूंगा और यही जवाब होगा इसका कि बच्चों में भाषा अर्जन करने की क्षमता जन्मजात होती है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। डिस्ग्राफिया से प्रभावित मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। भाई मेरा तो एक डिजीज का मैं वीडियो लेके आऊंगा और अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, मैं डिजीज पर जिक्र करता हूं। एक ट्रिक देता हूं, डिस्ग्राफिया। ग्राफ आपने देखा है? ग्राफ में किसकी जरूरत होती है? लेखन की। तो ये किससे संबंधित हो गया? लेखन। डिस्ग्राफिया एक प्रकार का लेखन विकार है। क्या है? लेखन विकार। याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक देता हूं, ग्राफिया। ग्राफ कैसे खींचते हैं हम? कलम से लिखन का कार्य होता है। तो डिस्ग्राफिया किससे? इस डिस्कैलकुलिया। तो कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, गणित से संबंधित विकार हो गए। तो मैं लेके आऊंगा इस डिजीज पर, थोड़ा सा ट्रेलर दिखा रहा हूं, पूरा फिल्म उस वीडियो में। ठीक, तो यहां डिस्ग्राफिया किससे संबंधित हो गया? लेखन से संबंधित हो गया। आगे इसमें हमको डिस्कस करना नहीं है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? अब देखिए, बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, प्राथमिक स्तर पर इसकी कोई बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। थोड़ी बहुत जरूरी है पुनर्बलन के लिए, मोटिवेशन के लिए, लेकिन बहुत अधिक इसकी जरूरत नहीं है। नैतिक मूल्य वाली कविता, कहानियां बहुत अधिक नहीं जरूरी है, क्योंकि बच्चे को आनंद भी आना चाहिए। बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य तो और बोझिल करेगा। हिंदी भाषा के विविध रूप में देने वाली रचनाएं, एब्सोल्युटली राइट। ये जवाब आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी रूपों से हमको प्राथमिक स्तर पर उसको परिचित कराना है। तो हिंदी भाषा के विविध रूप को देने वाली रचनाएं, इसमें ये जवाब बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, जब ही बहुभाषिकता शब्द की चर्चा हो गई तो ये हमेशा याद रखें, दिमाग में एडजस्ट के लिए, एक संसाधन का कार्य करती है। बहुभाषिकता किसका कार्य करती है? एक संसाधन का कार्य करती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, भर भर के पूछा गया। जैसे देखिए, जहां देखिए, जिस किसी भी एग्जाम में आप टेट से रिलेटेड, कोई भी टेट हो, बी टेट हो, एस टेट हो, यूपी टेट हो, जे टेट हो या सी टेट हो, जहां भी मिलेगा आपको बहुभाषिकता से एक क्वेश्चन हिंदी में आना ही आना है। और वहां पर में एक चीज तो फिक्स जवाब होता है कि संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं किस रूप में कार्य करेगी? तो संसाधन के रूप में। बहुभाषिकता है क्या? तो एक संसाधन है। चलिए ठीक है। शिक्षक के लिए जहद चुनौती है, गर्भ आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, गलत। भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। अगर आप लोग भी देख रहे हैं तो देख करके मैं मिटा देता हूं, गौर से देख करके कहिए कि क्या मैं गलत हूं या सही हूं। एकदम सही ऑप्शन है, और मैंने तो ये आपको याद रखने के लिए भी कह दिया। एकदम एब्सोल्यूट ये चिल्ला रहा है आंसर कि मैं हूं, मैं हूं, मैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे हिंदी में मिलेंगे। पढ़ते पढ़ते हम लोग हिंदी का 10 से 12 वीडियो देखिए भाई लोग, बहन लोग भी होंगी तो सही, 10 से 12 वीडियो देखिए। आप देखते देखते हिंदी में 28-29 नंबर कैसे ले आइएगा आपको भी पता नहीं रहेगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, इसका मैं वादा करता हूं। थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, अपना परिवार बढ़ाइए भाई। मैं अभी यूट्यूब पे जरूर शुरू हूं, छोटा, अन्य जगह छोटा नहीं हूं। बहुत तो स्टूडेंट मेरे पास से पढ़ करके निकले हैं, इसलिए थोड़ा सा परिवार बढ़ना चाहिए।
भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का क्या अंतर है, मुख्य आधार है। पहला जो भाषा से रिलेटेड मेरा वीडियो था उसमें मैंने भाषा अधिगम और अर्जन दोनों में डिफरेंस समझाया था। अर्जन विधिवत जो सीखा जाता है उसको कहते हैं सीखना, सीखकर किसी चीज को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना सीखना कहलाता है। चलते फिरते परिवेश से जो सीख जाते हैं वो हो गया अर्जन करना। अंतर है भाषा की। अब यहां पर मैं ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि बिना ऑप्शन को पढ़े सीटेट में कोई भी जवाब हमको नहीं देना है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध प्रयास, भाषा की जटिल संरचनाएं। अब यहाँ पर में देख लीजिए अर्जन की कोई बात नहीं, इससे अर्जन नहीं होगी, ये अर्जन की चर्चा नहीं है, ये अर्जन की चर्चा नहीं है। अर्जन की चर्चा कहाँ आएगी? परिवेश में। तो इसमें दोनों ही आ जाएगा, सीखना और अर्जित करना, क्योंकि परिवेश का ये मुख्य अंतर होता है। आप जानते हैं कि विधिवत विद्यालय से नियम पूर्वक जो कुछ हम सीखते हैं वो क्या हो जाता है? और अधिगम करना, और अपने परिवार से समाज से जो कुछ सीखते हैं वो हो जाता है अर्जन करना। अब आगे आइए, मैंने एक आज गद्यांश भी लिया है, आपको लास्ट में इसलिए लिया, उसको क्वेश्चन नंबर बढ़ा दिया कि गद्यांश तो आप लोग अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने लाया। देखिए, राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं, इसे लेकर माता पिता, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगे, खुद तुकबंदियां करने लगे, रचने लगे, यह माता पिता को मंजूर नहीं। माता को लगता है कि ऐसा करते हुए तो वो उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। उनकी शिक्षा में यह निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे ऐसा करें जैसा माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे के स्वतंत्रता पूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोजमर्रा की गतिविधियों का हिस्सा बन जाए, यह स्कूल को मंजूर नहीं है। स्कूल को लगता है कि सबके लिए समय कहाँ है, यह पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधियां हैं। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं कि शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें। दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगह थी वे जगह लगातार सीमित हुई है। गीत गाने सुनने और सुनाने के अवसर हुआ करते थे, वे अवसर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए, याद करने के लिए प्रेरित करते थे, सहेजने के लिए, रचने के लिए प्रेरित करते थे, उनमें से कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। इस सब के लिए अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत नहीं पड़ती, वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगह थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच में स्वतः ही नए खेलों, तुकबंदी और खेल गीतों, बाल गीतों का भी सृजन हो जाया करता था। उनकी रचनाएं चलन में था, आ जाया करती थी, जबान पर चढ़ जाती थी और सालों साल उनकी टोलियों के बीच बनी रहती थी। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाए गए जाने पर भी संशोधित होती रहती थी। अब देखिए, ये था तेजी में मैंने पढ़ा। आप क्या सोचते होंगे कि सर इतना तेजी में क्यों पढ़ दिए? तो भाई इसलिए पढ़ दिए, उसका दो कारण। एक तो आप बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, आपका मन उब चुका होगा, कितना बरबर मेरा सुनिएगा। दूसरी बात कि गद्यांश आप पढ़ सकते हैं। मैंने इसमें इसलिए लिया कि पूरे 30 का 30 वादा था, तो 9, 6 और 15 तीनों टर्मों में मुझे लेना था। तो यहां देखिए, गीत कविता बच्चों के जीवन में रस बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे क्या करेंगे? तो पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं। इसका जिक्र गद्यांश में नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि माता पिता द्वारा तय किए गए लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो 2 नंबर इसका आंसर हो गया। ये डायरेक्ट आंसर है, आप पढ़िएगा तो मिल जाएगा आपको। अगला, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है, इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होगा, इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे, यह सीखना बहुत ही कठिन काम है। नहीं, इसका 1 नंबर सबसे एक्यूरेट आंसर है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं। डायरेक्ट पंक्ति से आंसर है। आप लोग गद्यांश बनाइए तो कुछ क्वेश्चंस आपको पंक्ति से मिलेंगे डायरेक्ट। गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, यह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, यह भाषा सृजनात्मकता को पोषित करते हैं, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है।
तो कौन सा कथन सही नहीं है? ये जीवन शैली का स्वभाव, ये भाषा सृजनात्मकता को कोशिश करते हैं। गद्यांश के अनुसार ये इसको कहता है ये सही नहीं है, ये भाषा सृजनात्मकता को पोषित नहीं करते हैं, जबकि करते हैं लेकिन गद्यांश के अनुसार से नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? बाधक के रूप में, साधक के रूप में, सहयोगी के रूप में, संपूरक के रूप में? तो बाधक के रूप में देखती है। किस रूप में देख रही है? बाधक के रूप में देख रही है। मैंने पहले ही गद्यांश में पढ़ा था, तो गद्यांश में क्या कहा गया था कि इससे परीक्षा परिणाम में विलंब हो सकता है, बच्चों का ध्यान पढ़ाई से विस्मृत हो सकता है, दूसरी ओर जा सकता है। अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? स्कूल और परिवार इसकी महत्ता को समझ नहीं रहे हैं, इससे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं, बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं। अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चों के अब अनुच्छेद के बारे में सही नहीं है, तो अनुच्छेद में सिर्फ निगेटिव कहा गया है, तो ये सही नहीं लेंगे कि बच्चों को शब्द से खेलने का अवसर देते हैं। इसका ये 3 नंबर होगा सही आपका, क्योंकि अनुच्छेद के अकॉर्डिंग कह रहा है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हो तो अनुच्छेद के अकॉर्डिंग हो, तो अनुच्छेद के अकॉर्डिंग ही चलिएगा। बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? तो बच्चों के लिए जाहिर सी बात है लक्ष्य निर्धारित गद्यांश से सीधा दिया गया है। कौन करते हैं? तो माता पिता करते हैं। अगला क्वेश्चन, कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया है। कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया है। सुनी कविता कर्म हो गया और सुनी सुनाई जाए दोनों क्रियाएं हैं, तो अर्थात स्वकर्मक क्रिया हो गई। कौन सी क्रिया हो गई? स्वकर्मक क्रिया हो गई। व्याख्या तो मैं इसकी कर सकता था अभी, लेकिन उतना टाइम आप लोग का जो आया नहीं लूंगा, इसको मैं इसलिए लास्ट में रखा था। सांस्कृतिक में प्रत्यय है इक, संस्कृति जोड़ इक, संस्कृति जोड़ इक सांस्कृतिक शब्द बन जाता है। ठीक है, तो इसका इक हो गया आंसर आपका। प्रैक्टिस सेट वगैरह बनाते होंगे तो ये मिलता होगा। अगले वीडियो में मैं जोड़ों से बात करूंगा, देखते रहिए। मंजूर का समानार्थी शब्द है स्वीकार। मंजूर का समानार्थी शब्द क्या हो गया? स्वीकार। मैंने समानार्थी का जिक्र किया था, हर किसी में समानार्थी शब्द आता है। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं तक था। 30 के 30 क्वेश्चन मैंने आप लोगों से किया। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट वगैरह बना रहे होंगे। तो और अधिक जोड़ों से जो भी क्वेश्चन फंसता वगैरह है वो आप टेलीग्राम में, हमारे अपने टेलीग्राम चैनल पर आकर के उसमें क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसकी व्याख्या दे दी जाएगी। अपना बहुत सारा प्रैक्टिस सेट भी टेलीग्राम चैनल पर है, उस सबको भी बना सकते हैं। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।